हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज की वीडियो में हम मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये जो पेपर है वो प्रीवियस ईयर सीटेट पेपर है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुद्रा के योग का कौशल पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है। यानी आप जो मनी होती है उसका एडिशन सिखाना चाहते हैं। तो पहला है ऑप्शन रोल प्ले, दूसरा है मॉडलों का प्रयोग, तीसरा है बहुत सारी समस्या या प्रश्न हल कराना और चौथा है आईसीटी का उपयोग। तो देखिए, सबसे अच्छा तरीका रोल प्ले होगा। यानी आप उसमें क्या, दो बच्चे बना दो, उनको पैसे दे दो और उनके साथ ऐसा प्ले करो जिसमें वो चीज़ें खरीद रहे हैं और चीज़ों क्या है, कोई दुकानदार है और एक ख़रीदार है, तो वो क्या करेंगे, आपस में मनी देंगे और जो भी माइनस हो रहा है उसे वो करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। तो वो सबसे अच्छा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में गुणा की अवधारणा को पढ़ाने के बाद एक शिक्षक ने अपने बच्चे से 48 को 4 से गुणा करने को कहा। उसने उनके छात्रों में से एक ने इसे मौखिक रूप से हल किया। 48 को 4 से गुणा करने के लिए पहले उसने 48 + 48 जोड़ा जिससे 96 बना और फिर 96 और जोड़ते हैं तो 192 बनता है। इस प्रकार उत्तर 192 है। अब उसने जो इस प्रकार से गुणा किया है तो गुणा की उसकी रणनीति के बारे में आप क्या कह सकते हैं। पहला ऑप्शन है, उसे गुणा की अवधारणा समझ में नहीं आई है। दूसरा, दी गई समस्या का एक गुणा समस्या है और योग की समस्या नहीं। तीसरा, उससे गुणा को बार बार योग के रूप में समझा है। और चौथा, बच्चे ने गुणा करने के लिए गलत विधि का उपयोग किया है। संख्याओं को गुणा करने के लिए उसे स्थानीय मान एल्गोरिदम का उपयोग करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो हमारा थर्ड होगा कि उसने गुणा को बार बार योग के रूप में समझा है। यानी उसको क्या है, योग करके गुणा सिखाया गया होगा। क्योंकि गुणा में क्या होता है, अगर हमने बोला है कि 4 × 2 करना है, यानी कि 4 को हमें 2 टाइम्स प्लस कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो हो सकता है कि उसने इसी तरह से समझा है, इसलिए उसने प्लस कर करके गुणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी की जानी चाहिए। यानी आप बच्चों को टाइम सिखाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप कौन सी स्ट्रेटजी को अपना सकते हैं। ऑप्शन 1 है, बच्चों को पढ़ाने की घड़ी में समय को कैसे पढ़ाया जाए। दूसरा, बच्चों को पढ़ाना कि बीते हुए समय की गणना कैसे करें। तीसरा, विभिन्न इकाइयों में समय का रूपांतरण करना। और चौथा, समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा करना। तो सबसे जो सही तरीका है स्टार्टिंग में जो यूज़ करना चाहिए वो है हमारा पहला, कि हम क्या करें, समय पढ़ाने के लिए सबसे पहले उन्हें घड़ी में समय को कैसे देखा जाता है ये सिखाएं। क्योंकि वो उनके क्या है, डेली का काम है, वो डेली घड़ी को देखते हैं अपने घर में। तो वो सबसे अच्छा तरीका होगा उन्हें समय सिखाने के लिए, वो उसे इस्तेमाल भी कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए हैं। पहला, छात्र के विकास की निगरानी करना। दूसरा, निर्देशक निर्णय लेना। तीसरा, पाठ्यक्रम की प्रतिभाशालिता का मूल्यांकन करना। और चौथा, प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना। तो यहाँ बोला है कि मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो देखिए, जो है कि प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना ये सही तरीका नहीं है। तो ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। क्योंकि रैंकिंग हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। उससे क्या है, बच्चे में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है। ठीक है, वो डिप्रेस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है। यानी आप हायर जूनियर स्तर पर पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे आप सबसे अच्छा मेथड क्या होगा मैथ पढ़ाने के लिए। पहला है व्याख्यान विधि, दूसरा है गतिविधि आधारित अधिगम, तीसरा है समस्या समाधान विधि या चौथा है प्रदर्शन विधि। तो सबसे अच्छा तरीका जो है वो हमारा होगा समस्या समाधान विधि। यानी हम बच्चे बड़े हैं उस समय, तो बच्चों के सामने समस्या रखें और बच्चे उससे खुद उसका सल्यूशन निकालने की कोशिश करें, तो वो सबसे अच्छा मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है। गणित अधिगम के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऑप्शन फर्स्ट है, किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों की खोज करना। दूसरा, सभी सूत्रों को याद करना। तीसरा, शिक्षक बोर्ड पर जो लिखता है उसका सही ढंग से नकल करना। और चौथा, एक समस्या को
कई बार हल करना। तो ये ईजी क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन हमारा सही है कि किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीके की खोज करना, यानी वो एक्सप्लोर करें कि अलग अलग तरीके से हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति, यानी कि आप क्या कर रहे हो, पूछताछ कर रहे हो, क्वेश्चनिंग कर रहे हो, उस स्ट्रेटजी क्या है। तो पहला है, कक्षा को कोलाहलपूर्ण बनाती है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बात करेंगे, और दूसरा, बच्चों के बीच तनाव पैदा कर सकती है और उन्हें शिक्षक के अधिकार की स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकती है। तीसरा, बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करती है। या चौथा, को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह उस बच्चे को नीचा दिखाती है जो उत्तर देने में असमर्थ है। तो सबसे सही जो आंसर है वो हमारा थर्ड है कि बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करती है। ठीक है, क्योंकि क्या है कि एक बच्चा प्रश्न करेगा, दूसरा बच्चा आंसर देगा, अलग अलग आंसर आएंगे, हम लोग पूछेंगे ये आंसर कैसे आया, तो वो बहुत अच्छा तरीका है। नेक्स्ट है हमारा, एक शिक्षक ने कक्षा 8 के बच्चे को क्षेत्रफल मापन सिखाया है, लेकिन उनके कई छात्र क्षेत्रफल और आयतन की विभिन्न इकाइयों के उपयोग के बीच उलझन में हैं। बच्चों में इस तरह के भ्रम का कारण क्या हो सकता है। ठीक है, तो पहला है, बच्चों ने विभिन्न इकाइयों को याद नहीं किया है। दूसरा, अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया है। तीसरा, कक्षा 8 के शिक्षार्थी के लिए क्षेत्रफल मापन की अवधारणा एक कठिन विषय है। चौथा, बच्चों को क्षेत्रफल की इकाइयों का उपयोग नहीं आता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, टीचर ने तो सिखा दिया लेकिन बच्चे क्या है उसको नहीं समझ पाए। तो इसका ये कारण हो सकता है कि बच्चों को टीचर ने अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से जोड़ कर नहीं सिखाया होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए पहला ऑप्शन है कि इकाई को याद नहीं किया, याद तो करना नहीं है। तीसरा है कि क्षेत्रफल 8 क्लास के बच्चों को सिखाना ही नहीं चाहिए, उनके कठिन होता है, ये भी नहीं है। हम जब किसी शेप को सिखा रहे हैं, उसका क्षेत्रफल तो अगर हम उनके दैनिक जीवन से जोड़ के सिखाते हैं तो वो उनमें किसी तरह की कन्फ्यूज़न नहीं होती है। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। यानी आप क्या कर रहे हो, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, या बच्चे जो है मैथ की जो लैंग्वेज है उसको यूज़ करें, तो उसमें उसके लिए उपयुक्त उद्देश्य क्या है। सबसे पहला है, गणित से डरने वाले बच्चों को कक्षा में आपस में बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए। दूसरा, गणित के विषयों के बारे में कक्षा में बहस आयोजित करना। तीसरा, बच्चों को गणित की कक्षा में प्रमेय और सूत्रों के वाचन में सक्षम होना चाहिए। और चौथा है, गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा को उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। तो हमारा जो सही आंसर वो फोर्थ ही होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया कि मैथ जो है उसकी भी अपनी एक लैंग्वेज होती है और उसी में बच्चे का प्रयोग करना चाहिए जब वो मैथ की कैलकुलेशन कर रहा है, ताकि सारे कॉन्सेप्ट उसको अच्छे से समझ में आए और किसी तरह की कन्फ्यूज़न जो उसमें ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है। नैदानिक यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है उसका क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन पहला है, माता पिता को प्रतिक्रिया देना। दूसरा, प्रगति रिपोर्ट भरना। तीसरा, अंतिम अवधि की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। चौथा, बच्चों की समझ में अंतर जानना। तो नैदानिक परीक्षण हम क्यों करते हैं, ताकि हम ये जान सकें कि बच्चे ने कितना सीखा है, पहले उसे कितना आता था और अब उसने कितना सीख लिया है। तो हमें क्या करना है, बच्चे की समझ में अंतर जानने के लिए हम नैदानिक परीक्षण करते हैं। तो ऑप्शन 4 जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण सहायक है। रेमिडियल टीचिंग किस में हेल्प करता है। ऑप्शन पहला है, पाठ के पुनरावृत्ति के लिए। दूसरा है, खेल मार्ग विधि द्वारा शिक्षण के लिए। तीसरा, कमज़ोर छात्रों की सीखने की कठिनाई को दूर करने के लिए। और चौथा है, पूरी कक्षा को पढ़ाने के लिए। तो इजी है, ऑप्शन थर्ड हमारा सही है, कमज़ोर छात्रों की सीखने की कठिनाई को दूर करने के लिए, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण है। हम क्या कर रहे हैं, बच्चे का उपचार कर रहे हैं कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम आ रही है मैथ को सीखने में तो उन प्रॉब्लम्स को हमें दूर करना है उसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। यानी इनमें से क्या है जैसे आप बोल नहीं सकते कि एक मैथमेटिकल प्रोसेस है। पहला है रटना, दूसरा है आकलन, तीसरा है मापन और चौथा है मानस दर्शन। तो बहुत ही इजी है, पहला रटना, ये कोई
मैथमेटिकल प्रोसेस या गणितीय प्रक्रिया नहीं है। और आपने देखा होगा अभी तक आपने अगर मैथ की सीरीज़ के क्वेश्चन किए होंगे तो ये सवाल बहुत बार आता है जिसमें रटना का यूज़ किया जाता है कि वो कोई गणितीय प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित सीखने में त्रुटियों एवं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यह कथन कैसा है? सही है कि गलत है, आपको बताना है। तो पहला है सत्य, क्योंकि त्रुटियां बच्चों की सोच को दर्शाती हैं। दूसरा असत्य, क्योंकि गणित सटीक है। तीसरा सत्य, क्योंकि त्रुटियां प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती हैं। और चौथा असत्य, क्योंकि लापरवाही के कारण त्रुटियां होती। देखिए असत्य तो नहीं है, सत्य है। और पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है कि सत्य है, क्योंकि त्रुटियां बच्चों की सोच को दर्शाती हैं। हमें जब बच्चा गलती करता है तो पता चलता है कि हाँ उसकी सोच ने और जो भी उसने समझा था उस कॉन्सेप्ट को गलत तरीके से समझा था, और फिर हम उसको क्या करेक्ट कर पाएंगे। हमारा ऑप्शन पहला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार पढ़ाते समय एक शिक्षक ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना बना सकता है क्योंकि, यानी आपको क्या पढ़ाना है, शेप्स पढ़ाना, उसके लिए आप एक हिस्टोरिकल प्लेसेस पे बच्चों को लेके जा सकते हैं। क्यों? तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि पहला है अवकाश समय प्रदान करने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकांश पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो सकता है। दूसरा, ये संचार कौशल में सुधार करने का अवसर होगा। तीसरा, आकार हर वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा है और इस तरह की यात्राएं विषय में संबंध को प्रोत्साहित करती हैं। या डी, शिक्षा बोर्ड द्वारा फील्ड ट्रिप की सिफारिश की जाती है और इसलिए इसका आयोजन अवश्य किया जाना चाहिए। देखिए कोई बाकी के जो ऑप्शन है सी को छोड़कर वो कोई भी जो है वो मैथ से रिलेटेड है ही नहीं, आपके शेप से रिलेटेड है ही नहीं। तो हमारा सी जो है वो सिर्फ सही है कि आकार जो है वो हर वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा है। यानी आप किसी भी वस्तु को देखोगे तो हर वस्तु का कोई ना कोई शेप तो होता ही है ना। तो अगर आप कहीं घुमाने ले जा रहे हो, जैसे कि आप ताजमहल दिखाने ले जा रहे हो या कुतुब मीनार दिखाने ले जा रहे हो, तो उनका भी अपना क्या एक शेप है। तो वहाँ पर भी बच्चा क्या आकार को सीखेगा। तुम्हारा ऑप्शन नंबर पहला जो है वो सही होगा क्योंकि सी पॉइंट सही है कि आकार हर वस्तु कला का एक अभिन्न हिस्सा है और इस तरह की यात्राएं विषय में संबंध को प्रोत्साहित करती हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक छात्र को एक घन की सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया था, उसने आयतन निकाला सॉरी, ठीक है। उसे क्या बोला गया था, घन का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया और उसने आयतन निकाल दिया। गणना में त्रुटि का क्या कारण हो सकता है? पहला है छात्र कक्षा को उबाऊ पाता है क्योंकि उसे गणित की कक्षा पसंद नहीं, यानी वो बोर होता है कक्षा में। दूसरा है छात्र उस कक्षा में अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तीसरा है छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझने में सक्षम नहीं है। या डी, छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझ गया है। तो आपको बताना है इसमें से आंसर कौन सा सही है। तो हमारा जो आंसर सी है वो सही होगा कि छात्र जो है वो सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझने में सक्षम नहीं है। यानी अभी तक उसको क्या है, क्लियर नहीं हुआ है कि एक सतह है उसका क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है। यानी कि कोई भी चाहे घन है या कोई और आकृति है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है, किस चीज़ का हम आयतन निकालते हैं, वो कॉन्सेप्ट उसको क्लियर नहीं है। तो हमारा सी पॉइंट सही है। इट मीन्स हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही होगा। और यहाँ पे हमारे ये सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। आई होप सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हो, डाउट क्लियर हुए हों। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।